Hello everyone. Hello students. Thank you for joining me in this lecture. This is the first lecture of electromagnetic induction. This is introduction of electromagnetic induction. We'll be studying very much fine things, very basic things of this particular unit, and this will give us a foundation to understand further concepts of this particular unit. So I would request you to go through the lecture इन डिटेल एंड हर बात पे आप ध्यान दीजिएगा, हर इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिएगा. दैट विल हेल्प यू टू solve lots of numerical. So let's enter in lecture and see what are the new things are going to come in front of us. As I said that we are doing the first lecture of electromagnetic induction. So focus of this lecture is like what is Faraday's experiment, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज होता है, एंड फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और इसमें से कुछ पॉइंट्स और ऐड अप करेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर. तो अभी हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ इस बात पे है कि वी हैव टू स्टडी दीज थिंग्स लाइक व्हाट इज फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मीनिंग है यहाँ पे, एंड व्हाट इज दिस फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इन बातों पे हम लोग ध्यान देंगे. सो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और let's see what is Faraday's experiment for us. So, as I said that we are going to do Faraday's experiment. So, this is what we have in front of us. आपके सामने मैंने यहाँ पे एक लूप लिया है. This is a loop and this loop is connected with galvanometer. This is galvanometer. Galvanometer. ये भी galvanometer है. Galvanometer है. और इस galvanometer, I mean, ये एक क्लोज लूप है. This is loop. एंड इस लूप के इन दो टर्मिनल्स को हमने उठा करके इस तरीके से लूप के इन दो टर्मिनल्स को उठा करके इस तरीके से गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर रखा है. ये भी एक क्लोज लूप है. ये दो टर्मिनल्स को ऐसे उठा के इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है. सामने मैग्नेट रखा हुआ. दिस इज अ मैग्नेट, बार मैग्नेट फॉर अस. सो फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में व्हाट ही फाउंड दैट कि अगर किसी क्लोज लूप, नॉट ओपन लूप, ये तुम कहोगे कि ओपन है, नहीं, दिस इज गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हमने इसको पूरी तरीके से क्लोज कर रखा है. सो फैराडे के एक्सपेरिमेंट में जो उसकी फाइंडिंग थी वो ये थी कि अगर किसी लूप के सामने कोई मैग्नेट, इस तरीके का कोई मैग्नेट अगर ट्रेवल करता हुआ यानी कि मोशन करता हुआ इधर की तरफ जा रहा है, या लूप से मोशन अवे करता हुआ दूर जा रहा हो, या यही मैग्नेट ऐसे जाए और फिर इसके अंदर से बाहर निकलता हुआ ऐसे बाहर निकल जाए. सो व्हाट ही फाउंड दैट कि अगर एक मैग्नेट और एक लूप को, क्लोज लूप हमने सामने रखे और उस मैग्नेट का मोशन हो रहा, इफ दिस मैग्नेट इज मूविंग, तो इस लूप के साथ जो अटैच गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर वो डिफ्लेक्ट करता था. यू हर्ड व्हाट आई सेड दैट कि जब ये मैग्नेट इस लूप के सामने रखा जाता था और ये मैग्नेट जब मूव करता था, दिस मैग्नेट यूज्ड टू मूव, तो उस केस में मैग्नेट के मोशन के वजह से इसके साथ जो अटैच ये गैल्वेनोमीटर है वो ये सेंस करता था कि इसमें करंट पास हो रहा है. जब इस मैग्नेट को हम धीरे लेके जाते थे तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट थोड़ा कम करता था, थोड़ा तेजी से लेके जाते थे तो ये ज्यादा डिफ्लेक्ट करता था. इट यूज टू डिफ्लेक्ट मोर. एंड अगर मैं इसको लेते जाके यहाँ से और फिर यहाँ से इसको आर पार कर दूं, यानी कि इसके अंदर से ले जाके इधर लेके चला जाऊं, तो इसका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाता था, जैसे इधर की तरफ है तो वो पॉइंटर इधर आने लगता था. तो फेराडेज की इस एक्सपेरिमेंट पे, ये जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, इससे हमने जो सीखा देखा वो क्या पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे उन पॉइंट्स को लिखना चाहूंगा. यहाँ पे पॉइंट नंबर ए, whenever whenever there is whenever there is relative motion. What I'm using? Relative motion. Whenever there is relative motion, मतलब या तो इस मैग्नेट को इधर की तरफ लेके जाओ या इस लूप को इधर की पास, इसके पास लेके आओ. यू गेटिंग इट? whenever there is relative motion between magnet and we call this secondary coil. इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉइल भी कहते हैं. वाई सेकेंडरी कॉइल? इसमें करंट डिटेक्टिंग सोर्स लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है? सेकेंडरी कॉइल.
ठीक है, इसमें करंट डिटेक्टिंग सोर्स लगा हुआ है, यानी कि इसमें करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स नहीं लगा हुआ है, इसमें करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स नहीं लगा हुआ है, बल्कि अगर इस लूप में करंट पास होता है तो उस करंट को डिटेक्ट करने का सोर्स लगा हुआ है, दैट इज गैल्वेनोमीटर। इसीलिए हम लोग इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इज दैट ओके ना? सो वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेट एंड सेकेंडरी कॉइल, whenever there is a relative motion between magnet and secondary coil, जब relative motion होगा तब आपकी बात है secondary coil, then then galvanometer galvanometer shows deflection, shows deflection। क्लियर हो गया पॉइंट? जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। दूसरी बात आपको ये समझ में आनी है कि जैसे ही रिलेटिव मोशन बंद हो जाता है, रिलेटिव मोशन होने का मतलब कि उनके बीच का, मतलब इस सेकेंडरी कॉइल और मैग्नेट के बीच का जो डिस्टेंस है, आइदर वे इट शुड इंक्रीज और डिक्रीज। अब उसको, उनके बीच के सेपरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज कराने के लिए आप या तो सिर्फ इसको मूव करा सकते हैं, या इसको रेस्ट पे रख के इसको मूव करा सकते हैं, या दोनों को मूव करा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। मतलब रिलेटिव मोशन होना चाहिए, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस घटना बढ़ना चाहिए, तब की बात हो रही है। So whenever there is relative motion between magnet and secondary coil, then galvanometer shows deflection, right? As soon as relative motion is stopped, as soon as relative motion is stopped, relative motion is stopped or ceased, relative motion is seized or stopped, अगर वो हमने बंद कर दिया, stop, तो अगर रिलेटिव मोशन को जैसे ही आपने बंद कर दिया, मतलब उनके बीच का मोशन हो रहा था और आपने उस मोशन को जीरो कर दिया, as soon as relative motion is seized or stopped, galvanometer galvanometric motion is seized or stopped, galvanometer does not show any deflection any longer। मतलब जैसे ही क्या करेंगे आप, डिफ्लेक्शन, आई मीन जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टॉप करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन एनी लॉन्गर, यानी कि अब उसमें कोई डिफ्लेक्शन दिखाई देने को नहीं मिलता। तो ये दो पॉइंट तो क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि जब इनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है, जो इनके बीच का इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज या डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, इनके बीच का सेपरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे आप, तो रिलेटिव मोशन की वेलोसिटी जो है वो कभी कम भी हो सकती है और कभी ज्यादा भी हो सकती है। लाइक जैसे आप इसको इधर लेके जा रहे हैं और आपने इसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सो द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज लाइक दिस, yeah, third observation is like this, like when magnitude of magnitude of relative motion, when magnitude of relative motion is increased or decreased, अगर magnitude of relative motion is increased or decreased, then then deflection then shown deflection shown by galvanometer also increases or like decreases। अगर आपने रिलेटिव मोशन के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज और डिक्रीज किया तो दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट जैसे ही आपने इसके डायरेक्शन को ऑल्टर किया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। सो when direction of relative motion when direction of relative motion is is altered or reversed, ठीक है, when direction of relative motion is altered or reversed, deflection shown by galvanometer shown by galvanometer galvanometer also gets reversed। So द आइडिया इज दैट कि अगर आपने इसके डायरेक्शन को, अब मैंने सारी बातें आपको बता दी है यहाँ पे। पहली बात ये कि इनके बीच का रिलेटिव मोशन होना चाहिए, मतलब आप रिलेटिव मोशन करने का मतलब क्या हुआ, उनके बीच के सेपरेशन को या तो आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, और ऐसा करने के लिए आप दोनों में से दोनों को मोशन करा लीजिए,
या दोनों में से किसी एक को रेस्ट पे रख के दूसरे को मोशन करा लीजिए। जब रिलेटिव मोशन होएगा तो ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देता है, एंड जैसे ही रिलेटिव मोशन खत्म होता है तो ये डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव मोशन आपने इंक्रीज और डिक्रीज किया तो पॉइंटर हमें ज्यादा और कम डिफ्लेक्शन शो करता है। और अगर आपने डायरेक्शन बदला है रिलेटिव मोशन का तो डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन बदल जाता है। ये फैराडेज के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे। सो व्हाट वी वर स्टडीइंग इज फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पे। अब मैं आपको ये बात तो समझा चुका हूँ कि ये सेकेंडरी कॉइल है, ये मैग्नेट है। यहाँ इस पेज पे मैंने जो ये फिगर बना रखा है, जरा आप ये देखो, ये वही सेकेंडरी कॉइल है, दिस इज द सेम सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, राइट। और मैंने यहाँ पे इस जगह पे मैग्नेट की जगह पे प्राइमरी कॉइल यूज किया है। क्या किया है? प्राइमरी कॉइल कह दिया इसको हमने, मैग्नेट की जगह पे प्राइमरी कॉइल, राइट। क्या मतलब है प्राइमरी कॉइल का? जिस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये एक लूप है, इसमें एक आपने एक सेल लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखा है, ये बैटरी इसमें खुद करंट प्रोड्यूस करके भेज रही है। तो आप देखो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है इस तरीके से। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर इन दिस केस? इफ यू लुक एट दिस, माइनस प्लस, तो करंट ऐसे जा रहा है। सो इफ यू लुक बीइंग ऑब्जर्वर दिस साइड, तो आपको दिखाई देगा कि करंट कैसे पास हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पास हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज करंट है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रहा है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज करंट। ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जो इसमें पास हो रहा है, राइट। और आपको पीछे के यूनिट्स में आपने पढ़ रखा है कि करंट कैरिंग लूप जो होता है उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, उसके अपने पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल दिखाई देगा और इसके पीछे क्या होगा, साउथ पोल होगा। सो दिस विल बिहेव लाइक एज अ मैग्नेट। और अब अगर आप इसको मोशन करें, इसको इधर लेके जाएं, इफ यू मूव दिस होल सेटअप, यानी कि इस पूरे सेटअप को आप अगर इधर मूव कराएं, सो द सेम सिचुएशन हैज कम, सेम सिचुएशन हैज कम। जैसे कि आपने यहाँ देखा, यहाँ मैग्नेट को पास लेके जा रहे थे, यानी कि नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, इसको आप मूव करा रहे हैं, यानी कि इसका नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है, यस। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इफ यू लुक एट दिस, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी। तो अब करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जाइए, क्लॉकवाइज करंट हो गया। इसमें करंट कैसे हो गया, इसमें करंट कैसा हो गया, क्लॉकवाइज करंट हो गया, क्लॉकवाइज करंट हो गया। सो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज करंट, तो यहाँ साउथ पोल हो गया और यहाँ नॉर्थ पोल हो गया। अब आप क्या करें, यहाँ देखो, नॉर्थ को पास लेके जा रहे थे इसकी तरफ, यहाँ साउथ है नॉर्थ, और अब आप इसको दूर लेके जा रहे हैं, यू आर टेकिंग इट अवे। सो अगर मैं यही चीज यहाँ पे बना के रखता, अगर इसकी जो डायरेक्शन को मैंने उल्टा जो किया है यहाँ पे, ये ना करके, यानी कि पोलैरिटी सेम रखता और सिर्फ डायरेक्शन इधर बना देता। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब एज इट इज सेम रखता है यहाँ पे, और जो ये एरो है इधर लगा देता है, यहाँ नॉर्थ साउथ ही रहता है। तो बिल्कुल ये सेम सिचुएशन हो जाती कि नॉर्थ यहाँ पे साउथ है और इसको आप दूर लेके जा रहे हैं, तो सेम सिचुएशन यहाँ हो जाता। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि मैंने जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इसमें चेंज कर दिया, यानी कि यहाँ साउथ हो गया और यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, और अब मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ। सो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाया गया है, कि ये पॉइंटर जो दिखाई दे रहा है आपको, कि इसमें दिखाया मैंने कि इसके नॉर्थ पोल को पास लेके गए, तो इसका पॉइंटर ऐसे चला गया। अब इस केस में आप नॉर्थ को पास नहीं ले जा करके साउथ को यहाँ से दूर लेके जा रहे हैं, तो ये जो पॉइंटर दिखाया जा रहा है कि ये इधर जा रहा है, ये पॉइंटर गलत दिखाया हुआ है। तो इसका पॉइंटर का डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंटर का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, ये सेम डायरेक्शन जैसे यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है, जैसे यहाँ करंट का डायरेक्शन सेम होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसकी पोलैरिटी भी चेंज कर दी, नॉर्थ इधर था साउथ इधर था, तो आपने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी और फिर आप उसको दूर लेके जा रहे हैं। सो अब ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस नाउ, कि ये डायरेक्शन इधर हो गया, इधर हो गया, ये डायरेक्शन कैसे हो गया, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बट विल सी दैट कि इसका जब इसकी बारी आएगी तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे लिया जाता है। सो फाइनली द पॉइंट इज कि मैंने आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कि अगर इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आप पास लेके जा रहे हैं एंड यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे है, तो आप अगर इसी मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं तो इसमें करंट का डायरेक्शन बदल गया। यस, दूर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ आपने देखा, यहाँ पे नॉर्थ को पास लेके जा रहे थे आप, तो इसका पॉइंटर ऐसे आ गया।
अब आपने क्या कर दिया, सपोज कर लो इसी इसी सिचुएशन में रखते हुए आप इसको दूर लेके जाते हैं, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, इधर हो जाता है। लेकिन आपने इसकी फिर पोलैरिटी भी क्या कर दी, चेंज कर दी, इसलिए फिर से डायरेक्शन वही हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको, ये फेराडेज के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, ये 4 पॉइंट आपको लिख दिए गए कि जब 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 रिलेटिव मोशन होगा, राइट, तो यहाँ पे पॉइंटर में डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। तो क्या अब सवाल ये होता है कि क्या हर बार ऐसा होता है कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा, जब भी रिलेटिव मोशन होगा तब तब ऐसा होगा? तो अभी तो फिलहाल विल से यस। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि आखिर ये जो फैराडे के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, इन ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए कि भाई व्हाई दिस इज ऑल हैपनिंग। तो इसके एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमें एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। सो वी नीड टू स्टडी magnetic flux. So I'll take you to the next page and make you understand what is magnetic flux. So as I said, this is we need to know about magnetic flux. So now on this page, look at here. यहाँ पे एक लूप है, इसका एरिया वेक्टर ये है, और इस लूप के अंदर से ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स जा रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। सिमिलरली हियर इफ यू लुक एट दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये इसका एरिया वेक्टर है। सो हियर इन दीज टू केसेस व्हाट यू फाइंड, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर है, उनके बीच का एंगल क्या है, theta, and that theta is less than 90 degree. Now here in this situation, if you look at this, this is a loop, its area vector is like this, or magnetic field lines are like this, and this angle is more than 90 degree. Magnetic flux को हम लोग define कैसे करते हैं? How do we define this magnetic flux? So we say it is defined as scalar physical quantity, scalar physical quantity. It is defined as a scalar physical quantity which is dot product of magnetic field lines, yeah, magnetic field intensity, and area vector, and area vector, area vector. It is defined as a scalar physical quantity which is dot product of magnetic field intensity and area vector. Right. So we say that magnetic flux, जब हम पढ़ते हैं हम लोग, magnetic flux through 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 a closed loop, through a closed through a closed loop, magnetic flux through a closed loop. ये closed loop है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स इस क्लोज लूप से कितना पास होएगा भाई, दैट इज फाई, एंड दिस फाई, somebody write here m, कुछ लोग फाई बी भी लिख देते हैं, बी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसे सोच के चलते हैं। सो फाई एम फाई बी, आपको दोनों नोटेशन मिल जाएगा अलग अलग बुक में। दिस इज बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर, यानी कि ये एरिया वेक्टर किसका है, इस क्लोज लूप का, जो प्लेनर लूप लिया आपने आप, इस प्लेनर लूप का जो एरिया वेक्टर है, और वी नो व्हाट इज एरिया वेक्टर, ये हमने पढ़ रखा है। सो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. So this phi m या phi b, this is equal to b a cos theta, b a cos theta. Yes, so this is this. Now this flux can be 0 when theta is equal to 90 degree. अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा. दिस phi can be positive when theta is 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 डिग्री. जस्ट a minute. What I said is like, yeah, this phi is positive. Phi is positive when theta is 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा हो या 90 से छोटा हो, phi पॉजिटिव होगा. And this phi is negative when this theta is greater than 90 डिग्री, right? जैसा कि यहाँ दिखा रखा है. So this is about magnetic flux. Now, what is magnetic flux? एक तो बात बता दी है कि it is a dot product of magnetic field and area vector. There is a other way of looking it also. Like if you look at this, magnetic flux can also be understood like it is
total number of magnetic field lines. It is total number of magnetic field lines passing through. It is total number of magnetic field lines passing through given area being perpendicular to the area. It is total number of magnetic field lines passing through given area being perpendicular to the area. इसको ऐसे भी समझा जा सकता है. इसका यूनिट क्या हो गया भाई? So unit is Tesla and into meter square, B into A. This is Tesla meter square, or you can write Newton upon ampere meter. This is for Tesla, and this is meter square. So if you cancel it, it is Newton meter upon ampere. Yes, so Newton meter को कुछ लोग जूल भी लिख लेते हैं, तो जूल अपॉन एम्पियर ऐसे भी लिखा जा सकता है, but this is a better way, or I should say Weber, WEBER, Weber is Tesla meter square. So मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऑफिशियल यूनिट है वो वेबर है, और वेबर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WB से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस WB. सो दिस इज योर डायमेंशन. क्या हो गया इसका? सो डायमेंशन ऑफ दिस इज नाउ ml square e minus 2 and नीचे ampere. I hope you got it. Newton per ampere meter, ये meter square है, Newton meter upon ampere. So this is now ml square t minus 2 a minus 1. This is magnetic flux. याद रखना होगा आपको. So we know what is magnetic flux, और magnetic flux plus भी होगा, minus भी हो सकता है, zero भी हो सकता है, and we study magnetic flux for a closed loop. And if you remember, हमने last unit में magnetic flux closed surface के लिए किया हुआ है. Gauss theorem for a closed surface of magnetic flux हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी closed surface के लिए magnetic flux zero होता है. So that is a different, that is closed surface की बात हो रही है. यहाँ पे हम closed loop की बात कर रहे हैं. इस closed loop के through magnetic flux पढ़ने की बात कर रहे थे. This flux we have understood. Now what is it now clear to us? अब मैं आपको ले चलना चाहूंगा. ये पार्ट हमने कर लिया. This we have done. Now we'll talk about Faraday's laws of electromagnetic induction. तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे जो फेराडेज का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, जो हमने कुछ यहाँ पे देखा है, दिस इज हैपनिंग कि भाई 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं. इन चारों ऑब्जर्वेशन के पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट? और उसी एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के दौरान हम लोग फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ेंगे. सो वी आर गोइंग फॉर फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. But firstly, I'll say that explanation of Faraday's experimental observation that we are going to study, और फिर उसको समराइज करके Faraday's laws of electromagnetic induction लिख देंगे. So we are going on the next page, and we are writing explanation for Faraday's experimental observation. Yes, बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि we'll study this explanation of Faraday's experimental observations. So explanation of Faraday's experimental observations. तो हम लोगों ने जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन में देखा था उनका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं यहाँ पे. एंड व्हाट इज दैट? व्हेनेवर, अभी हमने पीछे मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग दैट कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड क्लोज लूप जिसको हमने सेकेंडरी कॉइल कहा, मैग्नेट को हम लोग रिप्लेस करके प्राइमरी कॉइल कर सकते हैं. जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कि हमने यहाँ पे मैग्नेट की जगह पे एक प्राइमरी कॉइल ले लिया, और ये जो हमारा क्लोज लूप है जिसको हम सेकेंडरी कॉइल भी कहते हैं. तो अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, जैसे कि ये नॉर्थ साउथ यहाँ पे इस मैग्नेट को पास लेके आओगे, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पास होता था, जैसे ही पास लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ बढ़ जाएगा, तो यानी कि इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. And when you will take you away, when this magnet is taken away from this loop by you, तो इन दैट केस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगे. यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी.
So that's what we are trying to say here कि अगर हम whenever there is a relative motion between magnet and closed loop, मैग्नेट की जगह पर हम एक प्राइमरी कॉइल भी ले सकते हैं और क्लोज लूप की जगह लाइक सेकेंडरी कॉइल, या एक ही बात है. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. So whenever there is a relative motion between magnet and closed loop, then flux associated with closed loop keeps on changing. रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स चेंज होएगा, किससे? लूप से, सेकेंडरी लूप से. क्यों? क्योंकि प्राइमरी कॉइल की वजह से या मैग्नेट की वजह से सेकेंडरी आई मीन क्लोज लूप के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी अगर उनके बीच का सेपरेशन कम और ज्यादा होगा तो. सो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज लूप कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड ड्यू टू चेंज इन एसोसिएटेड फ्लक्स, यानी कि जो फ्लक्स उसके साथ एसोसिएटेड है उसमें चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ gets induced, and EMF gets induced across the loop, which is responsible for current in loop. आपको ये बात कितनी समझ में आई, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा आपके साथ यहाँ पे, ये देखो यार क्या कर रहा हूँ. आई हैव टेकन दिस मैग्नेट हियर, ये क्लोज लूप है. इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना भाई. इफ आई से लाइक, इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, कि अगर हम बोले यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, ऐसे बड़ी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसे निकल. तो अगर आपने ये ये जो चीज है इसको आप पास लेके आओगे तो यहाँ फील्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. और अगर आप इसको दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो अगर रिलेटिव मोशन इनके बीच में होगा, यानी कि अभी तो ये मैग्नेट के पास लेके आए, और अगर मैग्नेट को यहीं रखते इसको पास लेके आते तब भी यही कहानी थी. इसको पास लेके आते तब भी फील्ड लाइंस क्या हो जाती? बढ़ जाती. तो अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो इससे जो रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यानी कि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पास आएगा तो बढ़ जाएगा और दूर जाएगा तो घट जाएगा. तो यानी कि इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो या तो बढ़ेगा या घटेगा. और मैग्नेटिक फ्लक्स के घटने बढ़ने से इसके अक्रॉस, यानी कि इस लूप के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिकल ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. सुना आपने? इससे जो पास होने वाला फ्लक्स है अगर वो घटेगा और बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज होएगा, तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और दैट ईएमएफ इज इलेक्ट्रिक, आई मीन इलेक्ट्रिकल ईएमएफ हम उसको कहते हैं, या उसको इंड्यूस ईएमएफ कहना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी क्योंकि वो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है. सो एक एन इलेक्ट्रिकल ईएमएफ गेट्स इंड्यूस्ड हियर, और इस लूप के क्रॉस वो इलेक्ट्रिकल ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वही इसमें करंट पास कराता है. तो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, उठ खड़ा हुआ होगा सवाल, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज देयर. तो थोड़ी देर मैं उस क्वेश्चन पे अभी बात नहीं कर रहा, बट मुझे मालूम है आपके दिमाग में सवाल क्या है. So whenever there is a relative motion between magnet and closed loop, the flux associated with closed loop keeps on changing, and due to change in associated flux, flux में जो change आ रहा है उसकी वजह से an EMF gets induced across the loop, which is responsible for current in loop. तो यानी कि उस लूप में इस तरीके से करंट पास होता है. As soon as relative motion is stopped or ceased, जैसे ही आपने relative motion बंद कर दिया तो change in flux associated with loop soon becomes zero. अगर आपने रिलेटिव मोशन ही नहीं किया है तो उनके बीच का सेपरेशन ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो भाई फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो फ्लक्स में चेंज भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. एंड दैट इज वाई इंड्यूस्ड ईएमएफ इमीडिएटली बिकम्स जीरो. इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम्स जीरो एंड नो डिफ्लेक्शन इज शो. तो जैसे ही रिलेटिव मोशन जीरो हुआ और फ्लक्स में चेंज होना, ये नहीं कि रिलेटिव मोशन जीरो हुआ तो फ्लक्स जीरो हुआ. आई एम नॉट सेइंग कि रिलेटिव मोशन जीरो हो तो फ्लक्स जीरो. आई एम सेइंग रिलेटिव मोशन अगर जीरो हो गया तो भैया फ्लक्स में चेंज जीरो होगा, चेंज इन फ्लक्स जीरो हो गया. एंड फ्लक्स में चेंज जीरो होने से जो इंड्यूस्ड वोल्टेज था, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था, वो क्या हो गया? जीरो हो गया. और फिर वो उसके जीरो होने से करंट उसमें जाएगा ही नहीं, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? जीरो होगा. तो ये दूसरा पॉइंट है. नाउ थर्ड इज व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव मोशन इज इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि आप खूब तेजी से लेके जाए या थोड़ा धीरे धीरे लेके जाए. तो जब आप फ्लक्स चेंज करने का, यानी कि आप बहुत तेजी से रिलेटिव मोशन कराएंगे तो फ्लक्स में चेंज बहुत जल्दी होएगा ना भाई, तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा. और अगर धीरे करेंगे तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स क्या होगा? कम हो जाएगा. सो व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, देन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप आल्सो चेंजेस. फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप आल्सो चेंजेस विद हायर और स्मॉलर है. भाई अगर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज किया है तो फ्लक्स चेंज होने का जो रेट है वो क्या
so more or less EMF is induced. अगर हायर होगा तो ज्यादा ही, तो इस तरीके से ये तीन बातें जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसका तो एक्सप्लेनेशन मिल गया. और चौथा पॉइंट क्या है, आई होप यू गॉट इट. वन क्वेश्चन इज देयर इन योर माइंड, आई नो अबाउट इट, बट लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज नाउ. व्हेन डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन इज ऑल्टर्ड, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन आपने ऑल्टर कर दिया, यानी कि नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. वी आर सेइंग कि अगर आपने रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन बदल दिया, यानी कि इधर जा रहा था पास, सपोज करो पास आ रहा था, जितने स्पीड से एक दूसरे के पास आ रहे थे, अब आप अचानक अब उतनी स्पीड से दूर ले जाने लगे आप, यानी कि पास की जगह पे अब क्या हो गया, दूर जाने लगा, यानी कि डायरेक्शन रिवर्स हो गया. तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन इज ऑल्टर्ड और रिवर्स, देन पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जो उसका माइनस और प्लस टर्मिनल है, वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि जहां माइनस था वहां प्लस हो गया, जहां प्लस था वहां माइनस हो गया. सो पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड आल्सो गेट्स रिवर्स्ड, व्हिच सेंड्स करंट इन लूप इन अपोजिट डायरेक्शन. अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, अपोजिट हो गया. दैट इज व्हाई डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड. सो फैराडेज के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का आंसर हम लोगों ने किस तरीके से दिया, हम लोगों ने एक टर्म डेवलप किया, क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स को, और मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म के सहारे हम लोगों ने इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. नाउ द क्वेश्चन विच इज देयर इन योर माइंड इज, हाउ हाउ चेंज इन फ्लक्स, हाउ चेंज इन फ्लक्स, ये सवाल होगा आपके दिमाग में. हाउ चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड एसोसिएटेड विथ लूप, राइट, यानी कि चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद लूप के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड है उसमें चेंज होने से, हाउ चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विथ लूप ब्रिंग्स, या हाउ change in flux associated with loop is is responsible for for induced EMF across. आपके दिमाग में ये सवाल होना चाहिए कि लूप के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है वो फ्लक्स के चेंज होने से कैसे हो रहा है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होना ही चाहिए. इफ दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर माइंड, तो इस सवाल का भी जवाब आपको मिलेगा फॉर श्योर. बट अभी हम लोग ये इस सवाल को सीधा सीधा एड्रेस नहीं कर रहे हैं, राइट. मतलब इट विल टेक मोर एनर्जी एंड आउटपुट विल बी सेम विद लोअर लोअर सप्लाई. सॉरी, व्हाट आई मीन टू से दैट कि अगर अगर डायरेक्टली हम इस सवाल को अगर यू अभी टैकल करने की कोशिश करें तो ये कुछ लंबा डिस्कशन हो जाएगा, एंड यू मे और मे नॉट गेट इट. तो उसको थोड़ा पॉज करके धीरे से आपके दिमाग में रखा जाएगा विथ एग्जांपल्स एंड ऑल दैट. तो थोड़ा होल्ड रखिए. आई नो दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर माइंड. सो वी नो नाउ, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई ठीक है, फेराडेज का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या था, एंड वी नो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स के सहारे हम लोगों ने ये फेराडे के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर दिया. सवाल ये खड़ा है कि भाई लूप के साथ जो भी फ्लक्स एसोसिएटेड है उसमें चेंज होने से उसी लूप के क्रॉस ईएमएफ, इलेक्ट्रिकल ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है. दैट क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड, अदरवाइज एवरीथिंग इज क्लियर. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जब बात की जाएगी तो क्या हम ये चार ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, नहीं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. थोड़ा रिपीटेशन जैसा लगेगा बट लेट्स डू इट. सो फैराडेज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो वी आर गोइंग टू डू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो पहला, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के नाम से ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, बट स्टिल वी राइट इन दिस ऑर्डर. इट्स नॉट दैट कि फ्राइडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिजेशन के तीन लॉज हैं, इट्स नॉट लाइक दैट. बट ये तीन स्टेटमेंट्स मिला करके हम लोग इस लॉ को कंप्लीट करते हैं. सो व्हाट वी आर सेइंग, whenever there is whenever there is relative motion, whenever there is relative motion between 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 a closed loop between a closed loop and
and a magnet, and a magnet, oh, and a magnet, or or primary coil, primary coil. Whenever there is relative motion between a closed loop, जिसको हम secondary coil कहते हैं, and a magnet or primary coil, then just a minute. So I say whenever there is relative motion between a closed loop and a magnet or primary coil, then EMF gets induced across the closed loop, across the closed closed loop due to variation in flux, due to variation in flux associated with loop. समझ में आ गई बात? Whenever there is a relative motion between a closed loop and a magnet, then EMF gets induced across the closed loop due to variation in flux associated with the loop. Right. The second point is that as soon as relative motion, is stopped, induced EMF does not last longer. क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे रिलेटिव मोशन खत्म हुआ तो भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है था वो भी अब इससे आगे नहीं टिकेगा, वो उस टाइम पे जीरो हो जाएगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट लास्ट लॉन्ग, खत्म. द थर्ड पॉइंट इज which is the heart of this law, right? Induced EMF across the loop, across the closed loop, right? Induced EMF across the closed loop is directly proportional to the rate by which induced EMF across the closed loop is directly proportional to the rate by which associated magnetic flux changes. Induced EMF across the closed loop is directly proportional to the rate by which associated magnetic flux changes. What does it say? अब induced EMF को ना हम लोग ये साइन अगर यूज करें, something like this, ऐसे दिखाएं. If we show like this, कुछ लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं. ये साइन भी यूज कर लेंगे लोग. कैपिटल ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करते हैं वैसे भी यूज करते हैं. ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है. बट माइंड यू ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हो रही है, वोल्टेज की बात हो रही है. सो ये ई लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मत पढ़ लेना, इसको वोल्टेज ही समझना है. सो ये भी यूज होता है, ये नोटेशन भी यूज होता है, दोनों यूज होता है. तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू, दे आर सेइंग दैट डी फाई बाई डी टी, और दिस इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी. समझ गए मेरी बात? आइदर वी यूज दिस साइन और दिस साइन. सो ये इंड्यूस वोल्टेज की बात हो रही है. व्हाट वी आर सेइंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ across the closed loop is directly proportional to the rate by which associated magnetic flux changes. So d phi by dt is the rate जो उस लूप के साथ फ्लक्स है उसमें चेंज होने का रेट है d phi by dt. एंड दिस जो इंड्यूस ईएमएफ है उस लूप के क्रॉस वो इसके रेट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट करता है. सो इट इज प्रोपोर्शनल लाइक दिस. अब अगर हम इसको अगले स्टेप में ले जाएं तो वी राइट लाइक दिस. This is equal to minus d phi upon dt, or we can write this is equal to minus d phi by dt. बेटा d phi by dt. So minus का क्या मतलब है यहाँ पे? What is the meaning of negative sign? ये आपको फिलहाल ध्यान रखना पड़ेगा. Negative sign implies that
induced voltage, induced EMF. Negative sign implies that induced EMF opposes cause of its production. मतलब क्या हुआ इस बात का? I would like to give it some importance. Yeah. So what I said is कि जो ये नेगेटिव साइन है इसका बहुत सिग्निफिकेंस है. इसके लिए हम लोग एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, लेंजेस लॉ की बात करेंगे, या अभी अभी हम डिस्कशन में और आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मीनिंग है. सो फिलहाल हम आपका ध्यान इस नेगेटिव साइन की तरफ कम लेके जाना चाहते हैं, बट बता देना ये चाहते हैं कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है. नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि जो ये वोल्टेज बना है, ये जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रिकल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो पैदा तो होता है, लेकिन पैदा होने पे वो उसी को अपोज करता है जिसकी वजह से ये पैदा हुआ है. मतलब द रीजन वाज व्हाट, कि भाई फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ये पैदा हुआ था. भाई ये इंड्यूस वोल्टेज क्यों आया? अभी आपने यही पढ़ा ना कि भाई फ्लक्स चेंज होता है तो जो एसोसिएटेड फ्लक्स है, आई मीन रिलेटिव मोशन होता है तो जो एसोसिएटेड फ्लक्स है, वो एसोसिएटेड फ्लक्स क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. तो एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है. तो ईएमएफ इंड्यूस जब होता है तो ये जो फ्लक्स चेंज होने का कारण क्या है भाई? रिलेटिव मोशन होना. तो वो रिलेटिव मोशन को ही क्या करता है? अपोज करता है. सो अभी इस पे, दिस इज अ ह्यूज दिस इज ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस, तो इसको हम लोग अलग से डील करेंगे. और उसके लिए टॉपिक है लेंजेज लॉ, वो हम लोग सिंसियरली पढ़ेंगे. सो दैट विल बी अ पार्ट, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर. बट फिलहाल हमारा बेसिक पॉइंट यहाँ पे ये था कि दिस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. अब मैं जरा इसको अगली पेज पे लेके जाके ऐसे दिखाता हूँ. यू सी गाइज, लाइक दिस इज इक्वल टू, वी आर राइटिंग माइनस डी फाइव बाई डी टी. तो ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया, राइट right? यानी इंस्टेंटेनियस हो गया. और अगर एवरेज निकालना हो, यानी कि ऐसे लिख दिया, सो दिस इज माइनस डेल फाइव बाई डेल्टा टी. तो ये एवरेज इंड्यूस्ड वोल्टेज हो गया. ये क्या हो गया? एवरेज इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड वोल्टेज भी लिख सकते हैं, या एवरेज इंड्यूस्ड वोल्टेज, राइट. सो दिस इज व्हाट इट इज. और ये क्या हो गया हमारा? इंस्टेंटेनियस हो गया. इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड वोल्टेज, ओके. सो गौर करने वाली बात यह है कि भाई माइनस डी फाइव बाई डी टी, और ये रिजल्ट लिखा हो. जरा इस रिजल्ट को और आगे बढ़ाएं. सो दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और यहाँ फाइव कौन सा है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स है. तो अगले स्टेप में कैन वी राइट माइनस डी बाई डी टी ऑफ व्हाट? दिस इज बी डॉट ए, एरिया वेक्टर. कैन वी राइट लाइक दिस? एंड कितनी बार हो सकता है कि बहुत छोटे से एरिया पे हम स्टडी कर रहे हैं. सो दिस कैन बी दिस वे, और वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ व्हाट? बी, और एक छोटा सा लूप, देन बी डॉट डी एस, ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस रिजल्ट कैन गो माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट डी एस लाइक दिस. अगले स्टेप में आप इसको और आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं. बी, अगर इफ बी इज कांस्टेंट, ये देख रहे हैं डी बाई डी टी, और ये क्या है? डी एस. दिस डी एस इज एरिया वेक्टर, ध्यान रखना होगा यहाँ पे, ठीक है? स्मॉल एरिया वेक्टर. सो दिस इज, अगर बी कांस्टेंट हुआ तो आप बी को बाहर निकाल सकते हैं. सो व्हाट वी कैन से इज लाइक, इसी ये ऐसे लिख दिया गया, यहाँ पे ऐसे लिख लो, यानी कि बी बाहर निकाल के डी बाई डी टी ऑफ ए वेक्टर कर दो. ठीक है? दिस इज व्हाट इट इज नाउ. अब यहाँ पे किसी बच्चे ने ऐसे किया, यहाँ पे माइनस आई मीन बी लिख लिया, और फिर डी बाई डी टी लिख करके, और फिर यहाँ डी एस वेक्टर लिख करके फंसा हुआ है. तो ये ध्यान रखना कि यहाँ डी एस वेक्टर जो लिखा हुआ है, दिस डी एस वेक्टर इज व्हाट? दिस डी एस वेक्टर इज स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि इसको लेके पजल होने की जरूरत नहीं है. ये छोटा सा एरिया, यानी कि डी बाई डी टी और डी एस करके डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो नाउ हियर व्हाट वी आर सेइंग, दिस इज इक्वल टू माइनस बी डी ए बाई डी टी, यानी कि ये ऐसा कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होएगा, तब हम मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पे कांस्टेंट है,
तब हम इसको ऐसे निकाल के कर सकते हैं। सो इस रिजल्ट की बात करें तो अब यहाँ पे इस रिजल्ट से और क्या निकाल सकते हैं कि अगर इंड्यूस वोल्टेज की बात करें तो माइनस, और हम इसको फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी टू माइनस टी वन भी लिख सकते हैं। भाई डेल्टा है ना, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, तो इस रिजल्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग में किस तरीके का सिचुएशन मिल रहा है। आई होप यू गॉट इट नाउ। सो वी नो व्हाट इज फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड ये जो हमारे पास है दिस लॉ लाइक दिस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है किसका, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। सो अगर हमसे कोई पूछे सो दिस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, यही हमारा लिए फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। राइट, इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन है हमारे पास, मैथमेटिकल इक्वेशन, तो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा जो ब्रांच था, हमारा जो आज का जो यूनिट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है भाई, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पॉइंट कर लिया हम लोगों ने। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमारा जो चैप्टर है इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं आपको जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ध्यान से समझना है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, जरा गौर करो, आपने ये देखा कि करंट पास होने से, किसी वायर में करंट पास हो रहा तो करंट की वजह से क्या मिला आपको, मैग्नेटिक फील्ड मिला, यस। तो किसी वायर में अगर करंट पास हो रहा है, इफ इन अ वायर करंट पासेस, तो उस करंट कैरिंग वायर की वजह से आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड है, दैट्स व्हाट वी नो। नाउ व्हाट यू सी हियर इन दिस केस, कि मैग्नेटिक फील्ड किसी लूप में, किसी लूप के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है और वहां मैग्नेटिक फ्लक्स है, और वो अगर चेंज हो, इफ दैट चेंजेस, तो उस लूप में करंट पास हो रहा है। सो डोंट यू फाइंड दैट कि यहाँ पे वहां करंट से मैग्नेटिक फील्ड था, करंट यानी कि चार्ज के मोशन के वजह से करंट था, चार इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन की वजह से, ध्यान से सुनना है इस बात को, इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन से यानी करंट बना, और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन से करंट बना और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना। नाउ व्हाट वी सी हियर, वी फाइंड दैट कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर रहे हैं हम लोग, किसी फ्लक्स, किसी लूप के साथ, कोई लूप है, उस लूप के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एसोसिएटेड है और वो चेंज हो रहा है। तो उसके चेंज हो जाने की वजह से उसी लूप के क्रॉस चार्ज का मोशन हो रहा है, यानी कि करंट पास हो रहा है। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी induced current, induced current, the branch of physics in which we study induced current in a loop, in a loop due to variation, variation in associated magnetic flux, associated magnetic flux, associated magnetic flux करें मतलब उसी के साथ, the branch of physics in which we study induced current in a loop due to variation in associated magnetic flux is known as electromagnetic induction, known as electromagnetic induction। जब बात समझ में आ जानी चाहिए कि किसी लूप में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है उसी लूप के मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन की वजह से, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और काइंड ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन की वजह से उसी लूप में
हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, इंड्यूस्ड करंट की बात करें, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो इज दैट ओके नाउ? एंड डन दिस नाउ. सो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने फैराडेज एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स और इनके बारे में बात की है. बहुत छोटा सा ये लेक्चर है. अगले लेक्चर में हम लोग आपके उस सवाल का जवाब कि भाई फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ क्यों इंड्यूस होता है उसके बारे में बात करेंगे और आगे के टॉपिक्स को धीरे धीरे खोलेंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप हर छोटी सी बात को समझते हुए आप नोट्स बना लीजिए और अगला लेक्चर बहुत जल्दी आपके सामने आएगा. सो थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप प्रमोटिंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.